हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की फ़िजिकल एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन का जो चैप्टर 7th है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एकलव्य स्टडी पॉइंट मेरा यूज़र नेम है। और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप नाम से अपना ग्रुप है। इसमें आप जुड़ेंगे तो आपको यहाँ पर PDF मिल जाएगी, फिजिकल वाले जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर लेक्चर, ठीक है। और एक बार सिलेबस देखिए, सारे के सारे चैप्टर आपके सिलेबस में हैं और आज हम 7वां चैप्टर जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शरीर क्रिया विज्ञान क्या होता है। तो शरीर क्रिया विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव शरीर यानी कि जो मनुष्य का जो शरीर होता है उसकी सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मनुष्य के शरीर की जो क्रियाएं हैं उसका अध्ययन जो होता है वो शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत होता है। बिल्कुल क्लियर है, आसान है। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है इसलिए क्वेश्चन नहीं आता। क्या पूछा जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि शरीर की पुष्टि के घटक बताइए। तो देखिए, शरीर की पुष्टि यानी कि अगर हम ये जानना चाहें कि कोई व्यक्ति फिजिकली फिट है यानी उसका शरीर जो है वो पुष्ट है, तो क्या चीज़ें हैं जो हम उसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, उसमें देखी जाएगी कि उसके शरीर में शक्ति है या नहीं। शक्ति का मतलब है कि अपने डेली लाइफ के जो कार्य हैं वो आसानी से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। कोई खिलाड़ी है तो जिस खेल से रिलेटेड वो खिलाड़ी है, उस खेल को खेलने के लिए उसके अंदर एनर्जी है या नहीं है। फिर उसकी गति देखी जाती है, ठीक है। और उसकी सहन क्षमता भी देखी जाती है कि किसी कार्य को करने के बाद वो तुरंत थक तो नहीं जा रहा, कहीं वो दोबारा उस कार्य को करने के योग्य ना रह रहा हो, इतना ज़्यादा थक जाता हो। सहन क्षमता उसमें कितनी है ये देखी जाती है। और उसके शरीर की लचक को देखा जाता है, ठीक है। शरीर की पुष्टि हमारे शरीर की लचक पे भी डिपेंड करती है। अगर हमारा शरीर फ्लेक्सिबल नहीं होगा, उसमें लचक नहीं होगी, तो हमें कई तरह की चोटें लग सकती है। खासकर खिलाड़ियों को तो इससे बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है। अगर खिलाड़ी का शरीर जो है वो लचकदार नहीं है, उसमें लचक नहीं है, तो उसको खेल के दौरान कई तरह की चोट लग सकती है, नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया होता है जानने का कि किसी का शरीर पुष्ट है या नहीं। फिर है कि शरीर को निर्धारित करने वाले शारीरिक क्रियात्मक कारक। तो इसमें क्या क्या होता है, हमारा बॉडी वेट यानी कि हमारा जो शरीर का जो भार है ये बताता है। फिर क्या है, जो हमारी मांसपेशी होती है, मांसपेशियाँ, उसका आकार क्या है। मांसपेशियों का आकार भी बताता है। हमारे शरीर के जो क्रियात्मक कारक है उसको निर्धारित करता है। मांसपेशियों की संरचना कैसी है ये भी इसको निर्धारित करता है। आगे समझते हैं। अब बात करते हैं, थोड़ा डिटेल में जानते हैं इस चीज़ को, ध्यान से देखना। ये आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें अगर आकार की, तो मांसपेशियों का आकार देखिए क्या होता है। बड़ी तथा विशाल मांसपेशियां अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में मांसपेशियां का जो आकार है वो बड़ा है, ठीक है, विशाल मांसपेशियां हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो अधिक शक्तिशाली होगा, अधिक शक्तिवान होगा। पुरुषों की मांसपेशियों की बात करें तो वो बड़ी होती हैं, इसलिए वो ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, ठीक है। अगर महिलाओं से अगर हम कंपेयर करें पुरुष को, तो पुरुषों की मांसपेशी जो होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है, इसीलिए वो क्या होते हैं, ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। भार प्रशिक्षण की सहायता से मांसपेशियों के आकार को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ये जो वेट लिफ्टिंग वगैरह होता है, अगर इसकी प्रैक्टिस की जाए तो इससे कहीं ना कहीं मांसपेशियों के आकार को बढ़ाया जा सकता है। सेकंड है हमारी बॉडी का वेट यानी कि हमारे शरीर का भार, वजन। तो अधिक भार वाले व्यक्ति जो होते हैं वो हल्के व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होते हैं। जैसे कि अधिक शरीर जो होता है, मतलब ज़्यादा भारी शरीर जो होता है वो कहीं ना कहीं वेट लिफ्टिंग वगैरह में आप देखोगे वहाँ पे फ़ायदा पहुँचाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सोचोगे कि अधिक भार यानी कोई ओवर वेट हो रहा है, तो वो तो गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे इससे मतलब नहीं था, यहाँ पे ये मतलब है कि एक व्यक्ति है जो बहुत ही दुबला पतला है, एकदम कमज़ोर है, ठीक है। एक व्यक्ति है जो हष्ट पुष्ट है, जो मतलब ज़्यादा पतला भी नहीं है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब पहले वाले व्यक्ति से ठीक है। तो उसके अंदर ताकत जो होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि जो बिल्कुल पतला है, दुबला है, वो कमज़ोर होगा शारीरिक रूप से। यही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर है मांसपेशी की संरचना। जो हमारी मसल्स होती है उसकी क्या संरचना है ये भी इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए, जिन मांसपेशियों में सफ़ेद यानी जो फास्ट ट्विच फाइबर होता है उसकी प्रतिशत अधिक होती है, वे अधिक शक्ति उत्पन्न करते हैं। जबकि जो लाल यानी कि जिसको हम स्लो ट्विच कहते हैं, जो स्लो होता है, ये वाले फाइबर जिसमें होते हैं वो सही से संकुचित नहीं हो पाते, ठीक है, ऑब्जर्व नहीं होते हैं, तो वे लंबी अवधि तक संकुचित रहने की क्षमता रखते हैं। इस फाइबर की प्रतिशत का निर्धारण जो है आनुवंशिक तौर पर किया जा सकता है। अगला टॉपिक है कि गति को निर्धारित करने वाले जो शारीरिक क्रियात्मक कारक होते हैं वो क्या कौन से हैं। तो इसमें देखिए कई सारे पॉइंट बनेंगे। सबसे पहला है जैसे विस्फोटक शक्ति।
अब यहाँ पे विस्फोटक शक्ति का मतलब क्या है, जैसे कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव और बहुत ज़्यादा तीव्र होना चाहिए मनुष्य को, अगर वो उसको कर पा रहा है तो वो उसके अंदर विस्फोटक शक्ति है। जैसे कि एग्जाम्पल बहुत अच्छा दे रखा है इसमें कि मान लीजिए कोई मुक्केबाज है, ठीक है, अगर उसके अंदर विस्फोटक शक्ति होगी तो वो अच्छे से अपने खेल में प्रदर्शन दिखा पाएगा, लेकिन अगर उसके अंदर विस्फोटक शक्ति की कमी होगी तो वो मुक्केबाजी में तेज पंच नहीं मार पाएगा, जल्दी जल्दी और तेज पंच नहीं मार पाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, उसका जो खेल है वो कहीं ना कहीं उस पर प्रभावित हो जाएगा। तो यही होती है विस्फोटक शक्ति। सेकंड है हमारा मांसपेशीय गठन। तो इसमें क्या होता है, मांसपेशी में फास्ट रेशे अधिक होते हैं, ठीक है, यानी जिन मांसपेशियों में फास्ट रेशे जो है वो ज़्यादा होते हैं वे अधिक गति कर सकते हैं। तो ये इसका गठन आनुवंशिक रूप से भी निर्धारित होता है। आनुवंशिक रूप का मतलब है हेरिडिटी में हमें मिलता है। जैसे कि मान लीजिए किसी के माता पिता जो हैं उनके अंदर ये खूबी है कि उनके अंदर फास्ट रेसे जो हैं वो अधिक है, तो वो माता पिता से उनकी संतान को भी मिल सकता है, इसे बोलते हैं आनुवंशिक, ठीक है। एक तो आनुवंशिकता से हमको ये मिल जाता है, दूसरा क्या होता है, प्रशिक्षण के द्वारा हम इसमें केवल सुधार कर सकते हैं, यानी कि ट्रेनिंग अगर हम लें, एक्सरसाइज वगैरह जो होती है इसकी करें तो इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें आनुवंशिक रूप से मिलता है तो वो ज़्यादा ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं, मांसपेशियों की लोच और आराम की योग्यता, यानी मांसपेशी जो होती है उसमें लोच की योग्यता और से मांसपेशी जो है वो अधिकतम सीमा तक गति कर सकती है, जिससे कि विरोध प्रतिरोध को कम करने या फिर गतिविधि जो होती है उसको तीव्र कर सकते हैं हम। जो मांसपेशी जल्दी रिलैक्स हो जाती है वह जल्दी संकुचित हो जाती है, ठीक है। तो जो मांसपेशी मतलब लंबे समय तक अच्छे से कार्य कर सकती है तो वो जो है वो बेहतर है, लेकिन जो बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाएगी मांसपेशी अगर मान लो, तो फिर वो क्या होता है, बहुत जल्दी संकुचित हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। फिर फोर्थ नंबर का पॉइंट है कि स्नायु संस्थान की गतिशीलता, जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसकी भी गतिशीलता बहुत महत्वपूर्ण होती है। यानी कि इसमें जो गामक और इंद्रिय स्नायु है, हमारी जो सेंसरी जो नर्वस होती हैं, नर्व्स होती है, ये शरीर के अंगों की गतिशीलता को निर्धारित करती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंगों की जो गतिशीलता है ये कहीं ना कहीं हमारे माइंड से, हमारे दिमाग से, हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है। तो जिसका ये नर्वस सिस्टम वगैरह स्नायु संस्थान जो है वो ठीक ठाक है तो उससे उसको अपने गेम्स में, अपने स्पोर्ट्स में, अपनी डेली लाइफ में उसको फ़ायदा मिलेगा। इसको क्या है, प्रशिक्षण के द्वारा यानी कि जो ट्रेनिंग के द्वारा भी हम कुछ हद तक जो स्नायु संस्थान होता है इसकी गतिशीलता को बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद है नेक्स्ट है जैव रासायनिक भंडार या फिर जिसको उपापचय योग्यता। तो तीव्र गति व्यायाम में मांसपेशियों को अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मान लो कोई बहुत तेज गति का व्यायाम कर रहे हैं, कोई कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमको ज़्यादा मतलब एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। और यह एनर्जी जो है ये हमें मांसपेशियों तथा क्रिएटिन जो फॉस्फेट होता है इसकी पर्याप्त मात्रा होती है, जिससे हमको ये एनर्जी मिल जाती है। और ट्रेनिंग के द्वारा इसको कुछ मतलब अगर देखें तो ट्रेनिंग के द्वारा मात्र थोड़ा सा मतलब इसकी आपूर्ति दर जो है उसको आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। मतलब प्रशिक्षण के द्वारा भी इसको कुछ हद तक इसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझने में आ रही होगी आपको कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी से मिलती है, यानी कि माँ बाप हमारे जो जीन्स वगैरह होते हैं उसके जरिए मिल जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम ट्रेनिंग यानी कि बाहर प्रशिक्षण के द्वारा भी थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम वाला था या फिर ये जो उपापचय योग्यता हो गई, ठीक है। ये आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लचक को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक। अब लचक में क्या आता है, हमारी जोड़ों की बनावट कैसी है ये कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी, मांसपेशियों की शक्ति भी प्रभावित करेगी, चोट, आयु तथा लिंग, आंतरिक बनावट, ये सभी चीज़ें प्रभावित करती है। थोड़ा इसको डिटेल में जानते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं मांसपेशी शक्ति की। मांसपेशियों में शक्ति का एक न्यूनतम स्तर होना आवश्यक है, कि मतलब न्यूनतम स्तर कि कम से कम इतनी शक्ति इसमें होनी चाहिए। विशेषकर गुरुत्व या फिर जो बाहरी बल है उसके विरुद्ध काम करने के लिए हमारे मांसपेशियां जो है वो मजबूत होनी चाहिए। फिर क्या है, जोड़ों की बनावट, हमारे जो जॉइंट स्ट्रक्चर होते हैं, जो हमारे शरीर के जॉइंट होते हैं, जोड़ होते हैं, मानव शरीर में कई प्रकार के जोड़ होते हैं। कुछ जोड़ तो मूलभूत रूप से अन्य जोड़ों की अपेक्षा में अधिक प्रकार की गतियां करने में उसके अंदर क्षमता होती है, जैसे कि हमारे कंधे के बॉल और सॉकेट के जोड़, घुटने के जोड़ हो जाते हैं, ठीक है। इसकी अपेक्षा में गति की सीमा जो है कहीं अधिक होती है। अगर हमारे शोल्डर के जोड़ को देखें तो उसमें काफ़ी हद तक क्या होता है, बाकी जोड़ों से ज़्यादा कार्य करने की क्षमता होती है।
जोड़ों की बनावट के कारण होता है ऐसा। फिर है आंतरिक वातावरण। किसी खिलाड़ी का आंतरिक वातावरण भी खिलाड़ी की लचक जो होती है उसको निर्धारित करता है। जैसे कि 10 मिनट तक गर्म पानी में रहने से शरीर के तापमान तथा लचक में वृद्धि होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट हमारा इंजरी यानी कि जो चोट होती है। चोट में क्या होता है कि हमारी मांसपेशियों में चोट के कारण हमारे जहाँ पे भी चोट लग जाए, पूरे शरीर में किसी भी मांसपेशी में चोट लग जाए तो वहाँ पे सूजन आ जाते हैं। आप देखते हैं रेशेदार ऊतक जो होते हैं वो कम लचीले होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो अंग होता है उसमें संकुचन हो जाता है। ठीक है, संकुचन है वो कम, उसको कम कर देते हैं। इसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारी चोट लगी हुई जगह पे पेन होता है और वहाँ पे लचीलापन जो होता है वो कम हो जाता है। तो चोट के कारण ये भी है। फिर आयु और लिंग, एज एंड जेंडर, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे जैसे हमारी आयु में वृद्धि होती है साथ साथ हमारे लचक में भी कमी आती है। क्या होता है कि जब हम बचपन में होते हैं तो हमारे शरीर में लचक ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे एज बड़ी होगी तो हमारे शरीर की लचक जो होती है वो कम होने लग जाती है। हमारी एज जैसे जैसे बढ़ती है ऐसे ऐसे हमारी एनर्जी और हमारे जो हेल्थ है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। इसी तरीके से कहीं ना कहीं हमारी सहन शक्ति वगैरह जो होती है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझिए कि जैसे हमारी एज बढ़ेगी तो लचक कम हो जाएगी, लेकिन जो हमारी सहन शक्ति वगैरह होती है वो बढ़ने लग जाती है। क्योंकि एक छोटा बच्चा उतना भार नहीं झेल पाएगा जितना एक बड़ा व्यक्ति झेल सकता है, क्योंकि उसकी सहन शक्ति तो बढ़ रही है लेकिन उसकी जो लचक है शरीर में वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाती है। पुरुषों की अपेक्षा अगर हम महिलाओं में देखें तो महिलाओं में ज़्यादा लचक होती है। इसके बाद है छठा पॉइंट, सक्रिय और गतिहीन जीवन शैली। देखिए अगर हम एक्टिव लाइफ जी रहे हैं या हम सिडेंट्री लाइफ जी रहे हैं, सिडेंट्री में क्या हो जाता है, ऐसी लाइफ जिसमें हम ज़्यादा काम वाम नहीं करते, और एक्टिव में आप जानते हैं कि जिसमें हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो नियमित रूप से अगर हम व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर की लचक बढ़ेगी। अगर हम निष्क्रिय वाली ज़िंदगी जिएंगे यानी कि हम बस खा रहे हैं और सो रहे हैं, कोई खास मेहनत वाला काम नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी लचक जो है वो कम होने लग जाएगी। ठीक है, लचक को हम खोने लग जाएंगे। फिर अगला पॉइंट है वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी। हेरिडिटी में क्या था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमें क्या होता है हमारे माता पिता से मिलती है। जैसे कि हमारे लिगामेंट्स जो होते हैं स्किन के नीचे, ठीक है, जो इसकी जो संरचना है या जो हमारी अस्थि हमारी हड्डियों की संरचना है या हमारे जोड़ या हमारी जो हाइट है लंबाई है वो वंशानुगत होती है। और वंशानुगत जैसे माता पिता की जैसी होगी वैसी ही हाइट हमारी भी हो सकती है। नेक्स्ट है व्यायाम का मांसपेशीय तंत्र पे क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। क्या क्या होता है देखिए, अगर हम रेगुलर व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारी मांसपेशी का जो आकार है उसमें वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, नई नई कोशिकाओं का हमारे शरीर में निर्माण होगा। जो एक्स्ट्रा फैट है यानी कि जो चर्बी होती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। ठीक है, जो व्यक्ति ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, बिल्कुल सेडेंटरी लाइफ जी रहा है, खा रहा है और सो रहा है केवल, उसके शरीर में चर्बी एक्स्ट्रा जम जाएगी, उसका वजन बढ़ जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइज करता है, टाइम पे खाता है, टाइम पे सोता है, उसके अंदर ये चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, उसका एक्स्ट्रा फैट जो है वो बर्न हो जाएगा। शरीर की आकार में सुधार, शरीर का जो हमारा आकार है उसमें सुधार आएगा अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। तो रोगवर्धक क्षमता में भी हमारी वृद्धि होगी, यानी कि कहने का मतलब है कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, इम्यूनिटी जो होती है, और हम जल्दी जल्दी बीमार नहीं होंगे। शरीर का सुडौल बनना यानी हमारा शरीर जो है वो सुडौल बन जाएगा। तो देखिए ये तो कुछ लाभ हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लाभ हैं जो कि आप बता सकते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। बुढ़ापे के कारण शरीर क्रिया विज्ञान में परिवर्तन क्या आता है। देखिए जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं हमारा शरीर जो है बूढ़ा होने लग जाता है, तो ऐसे ऐसे हमारी जो हड्डियाँ होती है उसका घनत्व जो होता है उसमें कमी आ जाती है। हड्डियों में कट कट की आवाज़ आने लग जाती है, हड्डियों में पेन रहने लग जाता है, कैल्शियम की कमी होने लग जाती है। ठीक है, ये होता है। देखने और सुनने की क्षमता में कमी आती है कि हमें दिखाई देना कम हो जाता है, सुनाई भी कम देता है। शरीर के भार में कमी, कई बार वजन कम होने लग जाता है। हमारी जो हृदय की जो क्षमता होती है इसमें कमी आने लग जाती है। ठीक है, हमारी पाचन संबंधी समस्या, हमारा पाचन तंत्र, हमारा लीवर वगैरह जो होता है पहले के मुकाबले कमज़ोर हो जाता है। शरीर में लचक में कमी आ जाती है, शरीर बीमार रहने लग जाता है। ठीक है, बहुत तरह की समस्या आ जाती है बुढ़ापे में। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हो। देखिए इस चैप्टर से ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये बुढ़ापे वाला क्वेश्चन आएगा, ये व्यायाम वाला आएगा, ये बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो इनको याद करके जाना। फिर एक खेल संबंधी चोट। तो खेल के दौरान आपको पता है कि खिलाड़ियों को चोट लगने के चांस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो खेल चोट का वर्गीकरण कर सकते हैं हम बाहरी चोट के रूप में या अंदरूनी चोट के रूप में। फिर और देखते हैं इसको, जैसे कोमल ऊतक की चोट होती है, जैसे कि मान लो कभी कभी क्या होता है रगड़ लग जाती है। ठीक है, किसी सतह पे फिसल के गिर जाए या कहीं रगड़ आ जाए हमारे शरीर पे, तो स्किन ऊपर से हल्की सी क्या हो जाती है, कट जाती है, छिल जाती है। फिर गुम चोट। गुम चोट में क्या होती है, हमारे मतलब अंदर से शरीर के अंदर कहीं पे गुम चोट लगती है तो रक्त कोशिका जो होती है वो फट जाती है अंदर।
और हमें देखने में तो नहीं लगेगा, लेकिन उसको छूने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो सारे जो ऊतक होते हैं वो उसके भीतर एकत्रित होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पेन बहुत होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, विदारण या फिर फटना, मांसपेशियों में गहरा घाव हो जाता है। चीरा, नुकीली चीज से लगा हुआ कोई कट, मान लो कोई नुकीली चीज में लग जाए, कोई कांच के जरिए या फिर किसी अन्य चीज से कट लग जाए तो वो चीरा हो जाएगा। मोच, लिगामेंट जब हमारे फट जाते हैं, स्किन के अंदर क्या होते हैं, लिगामेंट होते हैं, वो जब वो फट जाते हैं तो मोच आ जाती है। ठीक है, वो लिगामेंट हमें ऐसे दिखाई नहीं देंगे कि वो फट गए, हमें वहाँ पे सूजन और दर्द के रूप में समझ में आ जाता है। फिर अगला है खिंचाव, जोड़ों की मांसपेशियों का फटना, ये कोमल ऊतक की चोटें होती हैं। ठीक है, ये आपसे पूछी जा सकती है। फिर इसके बाद आती है कठोर ऊतक की चोटें, इसमें जोड़े यानी जो जॉइंट होते हैं और हड्डी की चोट आती है। अब बात करते हैं जोड़, जोड़ जो होते हैं हमारे जॉइंट जो होते हैं उसकी चोट। कई बार क्या होता है, हमारे जॉइंट जो होते हैं ना वो अलग हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, जिसमें जोड़ की चोट, हड्डी का अपने स्थान से हट जाना। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कंधे, कई बार क्या होता है कंधे का विस्थापन हो जाता है, या कूल्हे की हड्डी जो होता है उसका विस्थापन हो जाता है। कई बार कलाई की हड्डियों का विस्थापन हो जाता है। तो विस्थापन जब होता है बहुत दर्द होता है। तो ऐसे में क्या है, जब हम जाते हैं उनके पास, डॉक्टर वगैरह या जो भी होते हैं उसको बिठाने वाले, तो वो क्या करते हैं उस जॉइंट को पकड़ के उसको कट सी आवाज़ आती है उसको अपनी जगह पे बिठा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है एक तरह की विस्थापन। फिर हड्डी की चोट करें तो हड्डी की चोट जो होती है वो कई तरह की होती है। एक बार हड्डियों को ध्यान से देखो, इस तरह से चोट लगती है। अब कच्चा अस्थिभंग बोलें तो ये उस अवस्था में होती है जब बच्चा छोटा होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी हड्डियाँ जो होती है बहुत ही नरम होती है, मुलायम होती है। तो बचपन में जब हड्डी टूटती है तो उसको बोलते हैं कच्चा अस्थिभंग। बहुखंड अस्थिभंग क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक टुकड़े में हड्डी टूट जाती है। देखिए, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, इस तरीके से टूट जाए तो उसको बोलते हैं बहुखंड, यानी कि एक से ज़्यादा खंड में। अनुप्रस्थ अस्थिभंग में क्या होता है, समकोण में टूट जाती है हड्डी, आप यहाँ पे देख रहे हैं। और तिरछा अस्थिभंग में क्या होता है, इस तरीके से तिरछी टूटती है। पचडरी अस्थिभंग, इसमें हड्डियां टूटने के बाद उनके सिरे जो होते हैं एक दूसरे में धंस जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी इसमें मतलब काफ़ी नुकसान होता है। इसको जोड़ने में टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे हमारी जो चोटें थी उसके बारे में बता दिया है, और आपको शॉर्ट में पूरे चैप्टर की समरी बता दी है। जो आपको टॉपिक मैंने यहाँ कराया ना, इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा। बहुत ही सिंपल पेपर आएगा आपका, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आता। फिजिकल में नॉर्मल सा पेपर होता है, और यही जो बताएं सारे के सारे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। एक एक दो दो क्वेश्चन आते हैं हर चैप्टर में से, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।